हेलो गाइस। वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इस सब्जेक्ट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता इन 1774। कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था 1774 में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ऑल्सो डिस्कस वेरियस पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, और उस कोर्ट की क्या पावर्स और जुरिस्डिक्शन थी इस बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। द ब्रिटिश क्राउन issued a charter in 1774 establishing the Supreme Court of Judicature at Calcutta, which superseded the provisions of Charter of 1753 and resulted in abolition of Mayor's Court of Calcutta at Fort William। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ब्रिटिश क्राउन थे उन्होंने एक चार्टर पास किया था 1774 ईस्वी में, जिस चार्टर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया, और जिसकी वजह से जो प्रोविजंस थी चार्टर ऑफ 1753 की, उसमें जो मेयर कोर्ट्स थी उनको अबॉलिश कर दिया गया, जो कलकत्ता में थी, फोर्ट विलियम पे थी। King George III issued the charter on 26th March 1774, which is known as Charter of Justice। तो जो किंग जॉर्ज थ्री थे, किंग जॉर्ज थ्री नाम है उनका, जॉर्ज थ्री, तो वो किंग थे जिन्होंने चार्टर इशू किया था 26 मार्च 1774 ईस्वी में, और जिस चार्टर को चार्टर ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है। In the history of Indian law, it is considered very important for the reason that the law which was implemented in England in the year 1873 to 1875 was made applicable in India much before that is in the year 1774। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडियन लॉ की हिस्ट्री में ये काफी इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इसका रीजन ये है कि जो लॉ इंग्लैंड में 1873 से 1875 के बीच में इंप्लीमेंट किया गया था, उसी लॉ को इंडिया में 1774 में एप्लीकेबल कर दिया गया था। सर एलिजा इम्पे वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। तो सर एलिजे इम्पे जो हैं, उनको फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट का, जो कैलकाटा में एस्टेब्लिश की गई थी। चैम्बर्स, स्टेफन, हाइडे वॉज अपॉइंटेड एज द अदर जजेस। तो ये तीन अदर जजेस अपॉइंट किए गए थे। द अपॉइंटमेंट, रिमूवल, पावर्स, जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट। तो जो अपॉइंटमेंट है, रिमूवल है, पावर्स हैं, जुरिस्डिक्शंस हैं, फंक्शंस है सुप्रीम कोर्ट के, ये सारे एक्ट के हिसाब से होंगे। Constitution: The Supreme Court consists of three Chief Justice and three Pusne judges appointed by Crown। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, कि इसमें तीन चीफ जस्टिस हैं और तीन पूछने जजेस हैं जो क्राउन की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। क्राउन सभी को अपॉइंट करता है। तो अब हम बात करेंगे पूछने जजेस कौन होते हैं। जो जूनियर जजेस होते हैं उनको पूछने जजेस बोला जाता है। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए जजेस की? बैरिस्टर ऑफ नॉट लेस देन 5 years एक्सपीरियंस, कि वो बैरिस्टर होने चाहिए और उनका जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल से कम का नहीं होना चाहिए, वे कम से कम उनको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड वॉज अपॉइंटेड बाय द क्राउन, और क्राउन उन्हें अपॉइंट करेगा। फंक्शंस: द सुप्रीम कोर्ट वाज टू फंक्शन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फंक्शन था कि एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड काम करना। ऑल द जजेस वर द जस्टिसेस ऑफ पीस एंड पोजेस्ड एक्सटेंसिव जुडिशियल राइट्स। तो जो सारे जजेस थे वो जस्टिस ऑफ पीस कहलाते थे, और उनके पास जुडिशियल राइट्स वगैरह काफी दिए गए थे उनको। जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन क्या क्या थी, उनकी हदें क्या थी सुप्रीम कोर्ट की। द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर एज फॉलोज। सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल जुरिस्डिक्शन की। सिविल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की थी कि वो कंपनी के अगेंस्ट, कॉर्पोरेशन ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता, उसके अगेंस्ट जो भी प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता में कॉर्पोरेशन वगैरह एस्टेब्लिश की गई थी। ब्रिटिश सब्जेक्ट्स रिजाइडिंग इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, और एनी अदर पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। कि जो भी ब्रिटिश मामले होते थे, ब्रिटिश मैटर्स वगैरह होते थे, ब्रिटिश पर्सन वगैरह जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रहते थे, या कोई भी अदर पर्सन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे, उनके अगेंस्ट डिसीजन का दे सकते थे, वो जुरिस्डिक्शन के अंदर पड़ते थे सुप्रीम कोर्ट की। और रेजिडेंट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इफ दे कंसेंटेड देयर डिस्प्यूट्स टू द सुप्रीम कोर्ट। और जो भी रेजिडेंट थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के, अगर तो वो दोनों पार्टीज कंसेंट दे रही थी कि हाँ वो डिस्प्यूट्स वगैरह जो उनके हैं वो सुप्रीम कोर्ट को वो देंगे,
सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व करवाना चाहते हैं, डिसाइड करवाना चाहते हैं, बट प्रोवाइडेड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट एक्सीडेड ₹500। तो यहाँ पे कंडीशन लगी है कि सब्जेक्ट मैटर सूट की 500 रुपीज से ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड इसमें बताया गया जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। It was given the power to decide all the criminal cases which are committed in Bengal, Bihar and Odisha by any Englishman or by any person employed by company directly or indirectly। तो यहाँ पे ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दी गई थी कि वो क्रिमिनल केसेस का भी उनको डिसाइड कर सकते थे। जो भी क्रिमिनल केसेस बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में कमिट किए गए हैं बाय इंग्लिशमैन या बाय एनी अदर पर्सन, जो भी कंपनी के पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है। थर्ड इसमें जुरिस्डिक्शन है इक्विटी जुरिस्डिक्शन। It was given the power to administer justice in the summary manner, which means without lengthy procedure। तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी पावर दी गई थी कि वो जो जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं इजीली, मतलब मेथड वगैरह अप्लाई करके इजी प्रोसीजर से, समरी मैनर से, बिना लीगल प्रोसीजर लेंथी प्रोसीजर से, कि मतलब लेंथी प्रोसीजर नहीं होगा, टेक्निकलिटीज वगैरह उनको फॉलो वगैरह नहीं करनी पड़ेंगी, टेक्निकल जो भी होते हैं इश्यूज वगैरह, प्रोसीजर वगैरह वो लेंथी वगैरह से बचा सकते हैं, उनके पास ये भी पावर थी। Ecclesiastical jurisdiction। Ecclesiastical jurisdiction। It had the powers to decide religious matters। आप इस वर्ड को बोलने की जगह डायरेक्ट रिलीजियस जुरिस्डिक्शन भी बोल सकते हो। It had the powers to decide religious matters of British people residing in Bengal, Bihar and Odisha। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी कि रिलीजियस मैटर्स जो भी हैं, कि यहाँ पे वैसे इस वर्ड का मतलब तो होता है कि चर्च के रिलेटेड या क्रिश्चियन पर्सन जो हैं, तो जैसे अंग्रेज हैं वो ज्यादातर क्रिश्चियंस वगैरह होते थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो रिलीजियस मैटर जो भी हैं ब्रिटिश पर्संस के, जो पर्सन बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रहते हैं, उनको ये केसेस को डिसाइड कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट। पावर टू ग्रांट प्रोबेट ऑन विल। इट हैड द पावर टू ग्रांट प्रोबेट ऑन विल, विच मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ कोर्ट दैट विल इज जेन्युइन। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर थी कि वो विल वगैरह, मतलब प्रोबेट ऑन विल ग्रांट कर सकती थी, जिसका मतलब होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ कोर्ट की, कोर्ट का एक सर्टिफिकेट होता है जिससे पता चलता है कि ये विल जेन्युइन है, ओरिजिनल है। इफ एनी पर्सन डाई विदाउट विल, अगर कोई पर्सन बिना विल किए किसी पर्सन की डेथ हो जाती थी, इट हैड द पावर टू डिसाइड डिस्प्यूट्स ऑफ लीगल हेयर्स। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स थी कि वो लीगल हेयर्स के डिस्प्यूट्स वगैरह को डिसाइड कर सकती थी, उस पर्सन के लीगल हेयर जिस पर्सन की डेथ हो गई है बिना विल किए। सिक्स्थ इसमें जुरिस्डिक्शन है रिट जुरिस्डिक्शन। It could issue writs to courts and officers subordinate to it, like courts of collectors, courts of requests, quarter sessions, sheriffs, etc। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी जुरिस्डिक्शन थी कि वो रिट्स वगैरह इशू कर सकती हैं अपनी लोअर कोर्ट्स को या ऑफिसर्स को, उन ऑफिसर्स को जो सबॉर्डिनेट है उनके। इट कुड इशू रिट ऑफ सर्चुआरी, मैंडेमस एक्सेट्रा। सर्चुआरी की रिट या मैंडेमस की रिट इशू की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दिस अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज इक्विवेलेंट टू किंग्स बेंच ऑफ इंग्लैंड। तो जो ये अथॉरिटी है रिट जुरिस्डिक्शन वाली, ये सुप्रीम कोर्ट के पास जो दी गई है, ये इक्वल मानी जाती है किंग्स बेंच ऑफ इंग्लैंड के बराबर मानी जाती है। सेवंथ जुरिस्डिक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। इन केस ऑफ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इट हैड द पावर टू अपॉइंट लीगल गार्डियन टू लुक आफ्टर द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो यहाँ पे ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि अगर तो कोई माइनर पर्सन है या कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर दी गई है कि वो उसके लिए लीगल गार्डियन अपॉइंट कर सकती है उस पर्सन को देखने के लिए, और उस माइनर या उस अनसाउंड माइंड के पर्सन की प्रॉपर्टी को देखने के लिए। एडमिरल्टी कोर्ट। Supreme Court was declared as Court of Admiralty for Bengal, Bihar and Odisha to hear and decide all the cases of maritime committed on vessels, ships, ferries and high seas and on persons directly or indirectly employed with company with the help of the jury। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को एडमिरल्टी कोर्ट भी मतलब एज ए डिक्लेयर कर दिया गया फॉर द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उनके इन एरियाज में जो केसेस वगैरह थे मैरीटाइम नेचर के, वेसल्स वगैरह के, शिप्स वगैरह के, बोट्स वगैरह के, जो भी समुद्री केसेस वगैरह होते थे, तो जो पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के पास एम्प्लॉयड थे, उनके केसेस को डील कर सकती थी विद द हेल्प ऑफ द ज्यूरी। इन दिस रिगार्ड इट्स जुरिस्डिक्शन वाज इक्विवेलेंट टू द हाई कोर्ट ऑफ द एडमिरल्टी। इस रिगार्ड में ये बताया गया है इसके रिलेटेड कि जो जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के दी गई, ये हाई कोर्ट ऑफ एडमिरल्टी के बराबर दी गई।
इट कुड इशू वारंट फॉर अरेस्ट द गिल्टी पर्संस, और सुप्रीम कोर्ट वारंट भी इशू कर सकती थी जो भी गिल्टी पर्संस थे उनको अरेस्ट करने के लिए। अब इसमें बताया गया सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट हैड द पावर ऑफ सुपरविजन ओवर इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी पावर दी गई कि वो सुपरविजन कर सकती है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे। इट हैड द कंट्रोल ओवर द कोर्ट ऑफ सेशन एंड जस्टिस ऑफ पीस। तो सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल कर सकती है कोर्ट ऑफ सेशन और जस्टिस ऑफ पीस पे। इट्स मेन पर्पस वाज टू अवॉइड करप्शन फ्रॉम दिस कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट का मेन पर्पस सुपरविजन का यही था कि ताकि करप्शन को दूर किया जा सके, करप्शन को खत्म कर दिया जा सके। इसकी 10th जुरिस्डिक्शन है जुरिस्डिक्शन टू मेक रूल्स। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर्स थी कि वो रूल्स वगैरह बना सकते हैं जो भी उनको अप्रोप्रिएट लगते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को करवाने के लिए, जुडिशियल सिस्टम को ठीक करने के लिए। इट ऑल्सो हैड द पावर टू अपॉइंट एम्प्लॉयर्स ऑफ द कोर्ट, मुख्तार एंड एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट को ये भी पावर दी गई कि वो एम्प्लॉयर्स जो भी हैं कोर्ट के एम्प्लॉयर्स वगैरह, उनको कोर्ट के एम्प्लॉयज वगैरह उनको अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मुख्तार एंड एडवोकेट्स को जो सरकारी वकील वगैरह उनको अपॉइंट किया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनको ये पावर दी गई। 11th प्रोविजन फॉर अपील। एन अपील इन प्रीवी काउंसिल वाज हियर्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उसके अगेंस्ट अपील वगैरह लगाई जा सकती थी प्रीवी काउंसिल में। इन सिविल केसेस वेयर केस वाज अबव द वैल्यू ऑफ 1000 pagodas, द अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 6 months टू द प्रीवी काउंसिल। अगर तो सिविल केसेस की बात करते हैं तो अगर तो सूट की वैल्यू जो है 1000 pagoda से ज्यादा है तो अपील 6 महीनों के अंदर अंदर लगानी पड़ेगी प्रीवी काउंसिल में। इन क्रिमिनल केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैड इट्स डिस्क्रिशन फॉर अपील whether it is allowed or not। तो क्रिमिनल केसेस की अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड है कि वो अपील के लिए अलाउ करती है या नहीं करती। दिस इज द रीजन दैट इज दिस अथॉरिटी वाज ओपनली मिसयूज्ड इन द केस ऑफ राजा नंद कुमार। तो ये एक रीजन है जो इस अथॉरिटी को ओपनली मिसयूज किया गया, इस अथॉरिटी का राजा नंद कुमार के केस में, कि उनको अपील लगाने का हक नहीं दिया गया। Conclusion. Although Charter of 1774 provided huge power to the Supreme Court, चाहे चार्टर जो 1774 का है इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट को काफी ज्यादा पावर्स दी गई, बट इट फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। बट जो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट की गई, इनको पावर्स वगैरह दी गई, बट ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में फेल रही। वेरियस रीजंस आर हेल्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये कुछ रीजंस बताए गए हैं, काफी रीजंस थे जिसकी वजह से मतलब जो रिस्पॉन्सिबल माने गए इसके लिए। But the major reason in the situation of conflict and tension between the governor and council and Supreme Court, बट जो इसमें मेजर रीजन था वो यही था कि जो कंफ्लिक्ट चल रही थी और टेंशन चल रही थी गवर्नर एंड काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच, इसी को एक मेजर रीजन माना गया। कौसी जुराहा पटना राजा नंद कुमार केसेस आर डायरेक्टली प्रूफ ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये कुछ केसेस है, पटना केस, नंद कुमार केस, ये पॉपुलर केसेस है जो एक डायरेक्ट प्रूफ है इस सिचुएशन का। It is the reason that the Act of Settlement 1781 was passed to remove these defects। तो ये एक रीजन है कि जिसकी वजह से एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को पास करना पड़ा इन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।